नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम कृतिका भाग 2 का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ना आरंभ कर चुके थे और हमने पृष्ठ 23 तक अध्ययन कर लिया था। और पृष्ठ 23 पर जो मुख्य बात लेखिका कह रही थी वह थी आम जनता की, कि आम जनता का जीवन पहाड़ों, जंगलों या मैदानों में एक जैसा ही है। उसके हिस्से में दुख, अभाव और कष्ट ही आते हैं और सुख सुविधाएं एक वर्ग के पास पहुंच जाती हैं, चली जाती हैं। तो फिर भी वो कहती है कि ऐसे कठिन जीवन में, कठिन परिस्थितियों में भी वह जनता अपनी प्रसन्नता के क्षण ढूंढ ही निकालती है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो आइए आगे पढ़ते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। अब ऊंचाइयों शब्द जो है, जो पुस्तक मेरे पास है, जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वर्तनी गलत है। ई जो है ह्रस्व आएगी, दीर्घ नहीं आएगी। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन जो बालों में पिन लगाते हैं, जिसमें एकदम से करवाता है, एकदम से मुड़ जाती है। तो पहाड़ों पर ऐसा मोड़ आना बहुत खतरनाक है। पता ही नहीं होता कि सड़क के मोड़ के दूसरी तरफ से क्या होगा। कोई व्हीकल हो सकता है, वाहन हो सकता है कि आ रहा हो, कहीं टक्कर ना हो जाए, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो बहुत सावधानी रखनी होती, बहुत खतरनाक है यह है। तो वो उसने बताया, जितेंद्र ने उन्हें, कि हेयर पिन बेंट होगा भी और तेज़ी से ऊंचाई पर हम चढ़ते जाएंगे और हमारी ऊंचाई और बढ़ती जाएगी। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। यानी कि बच्चे विद्यालय से पढ़कर आ रहे हैं और उन्हें जहां उनका घर है वहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि ऊपर है, क्योंकि उनकी जीप ऊपर की तरफ जा रही है और बच्चे लिफ्ट मांग रहे हैं। तो वहां जाने के लिए, यानी कि बच्चे ऊपर से वहां तक इतनी दूर पढ़ने आए थे। और उम्र कितनी है? 7-8 वर्ष के बच्चे हैं वो, जो लेखिका ने देखे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। कोई ऊंचाई की तरफ जाना पड़ता है तो किसी को ढलान की तरफ भी आना होता होगा अपने घर से। तो इस तरह इतनी दूरी को तय करके, 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस चढ़ाई चढ़कर अपने घरों की ओर जाते हैं, या विद्यालय चढ़ाई की तरफ है, ऊंचाई पर है तो विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह इतना कष्ट सहकर वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा पाना उनके लिए कितना कठिन कार्य हो गया है वहाँ। और जो हम यहाँ मैदानों में रहते हैं, हमें इसी में लगता है कि हम कितना कुछ कर रहे हैं, कितने घंटे हमें विद्यालय में बिताने पड़ते हैं, एक जगह बैठना पड़ता है। तो आप उन बच्चों की देखिए कि वो जाते भी हैं, इतनी ऊंचाई चढ़कर उन्हें जाना भी है, आना भी है और पढ़ना भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, और वो जानकारी देता है उनके बारे में। तो लेखिका जो शहर से गई हैं तो उसे हैरानी होती, कहती है, क्या स्कूली बस नहीं, कि स्कूल की कोई बस नहीं इन बच्चों के लिए? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकनावर बीला नहीं मिलेगा। चिकनावर बीला पर देखिए 18 संख्या लिखी है और नीचे अर्थ भी लिखा है, बढ़े हुए पेट वाला। क्योंकि दिन रात बच्चों को भी, बच्चा है, स्त्री है या पुरुष है, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबका जो है शरीर सही मिलेगा, आकार शरीर का बिल्कुल सही होगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी कि पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। कि पहाड़ों पर बच्चों का जीवन भी सरल नहीं है, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ यह सब कार्य भी करने होते हैं, घर के कामों में भी सहयोग करना होता है। और अगर हम इनसे अपनी तुलना करें, प्रश्न आ सकता है कि शहरी जीवन के बच्चों का और पहाड़ी जीवन के बच्चों के जीवन की तुलना करें, तो आप लिखेंगे कि हमारे तो माता पिता क्या कहेंगे, अगर पढ़ रहे हैं तो बेटा पढ़ते रहो, हम अपने आप सब कुछ दे देंगे आपको, आपसे कोई काम नहीं घर का वो कराते हैं। तो लेकिन उनके लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें काम भी करना है और पढ़ना भी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे, मतलब भीड़े, तंग होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जितने में जीप निकल सकती है जिस रास्ते से, उतनी ही चौड़ाई के रास्ते बनाए गए हैं।
तो ज़रा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके, यानी कि अगर कोई अनाड़ी सा अगर ड्राइवर है तो फिर तो जीवन खतरे में निसंदेह है। तो कहता है कि तो थोड़ा सा भी जीप इधर से उधर हो, 1 इंच का भी फर्क हो, तो हम सीधे घाटियों में, तो पाताल प्रवेश। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थीं, कि जो जगह जगह चेतावनियां लिखी हैं उससे भी पता चल रहा था कि यह कितने खतरनाक मोड़ है, जगह जो है खतरनाक है। तो सजग करना हमें सचेत कर रही थी, जागरूक कर रही थी, सावधानी के लिए वो चेतावनियां कह रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, अर्थात जो नरभक्षी हैं वो आसपास हो सकते हैं। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, यानी कि जो पहाड़ों पर है, याक जो पशु हो पाया जाता है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। याक के जो बाल होते हैं वो काले और घने क्यों होते हैं? क्योंकि बर्फ़ में जो काला रंग है ऊष्मा को, हीट को सोखे रखता है, ठंड से बचाव में काम आते हैं, वो सर्दी से बचाते हैं। और घने हैं, काले रंग के हैं, तो वो उस याक का सर्दी से बचाव करते हैं। तो प्रकृति है उसकी व्यवस्था कितनी बढ़िया है, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सबको अपने हिसाब से कि किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान हो, भगवान ने ऐसे नियम बनाकर भेजे हैं। शरीर की रचना ही ऐसी कर दी है। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। फिर से बादल और धुंध दिखाई दे रही थी। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब चाय के बागान जो हैं उन्हें दिखाई दे रहे हैं। कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। कि पहले कौन सा दृश्य आया था, जो पहाड़ी ने पत्थर तोड़ रही थी, उसने ध्यान आकृष्ट किया। फिर बच्चों की जो घटना थी, प्रसंग था, उसका ध्यान वहाँ भी आकृष्ट हुआ कि बच्चे कितना कठिन जीवन यापन करते हैं। अब कौन सा दृश्य है जिसके बारे में बताती है, आइए पढ़ते हैं। कि जिस दृश्य ने लेखिका का ध्यान खींचा, नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू वहाँ का पारंपरिक परिधान है, जो लोक वेशभूषा होती है, तो सिक्किम का वह बोकू है, तो सिक्किमी परिधान को बोकू कहते हैं। चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो स्त्रियों का परिधान होता है बोकू, तो उन्होंने वह पहना हुआ था और चाय की पत्तियां वे तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, यानी कि सभी युवतियां थीं, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, रंग गोरा है, चेहरे पर गुलाबीपन है और श्रम कर रही हैं, तो वह गर्व का भाव श्रम करते हुए भी उनके चेहरे पर दिख रहा है। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, तेज लाल रंग, सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। क्या कहना चाहती है लेखिका? वो कहती है कि जो स्त्रियां थी चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ रही थी, बहुत सुंदर थी, गुलाबी चेहरा था, युवतियां थी सभी। उनमें से एक ने तेज लाल रंग का वो पहना है बोकू, उसका रंग खुद का गोरा है, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, बागान है, हरियाली में लाल रंग, बहुत सुंदर वो लग रही थी। किससे उसने तुलना की है? उसके सौंदर्य की, कि जो संध्या जो डूब रही है उस समय सूरज की जो स्वर्णिम सोने जैसी और सात्विक पवित्र आभा हो, चमक है, सौंदर्य है, जो उस समय सौंदर्य होता है सूर्य का, वैसा ही उसका सौंदर्य था, उसमें पवित्रता थी, अद्भुत सौंदर्य था उस स्त्री का। कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि जैसे इंद्रधनुष के अनेक रंग होते हैं और बेहद आकर्षक और खूबसूरत होता है, वैसे ही वह युवती उसे लगती है। और वह बिल्कुल मंत्रमुग्ध उसको एक टक देख रही थी और एकदम से चीख पड़ी थी, क्योंकि इतना सौंदर्य, वो कहती है मेरे लिए असह्य है, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं था। तो एकदम से जैसे कोई बहुत सुंदर हमें लगे तो हम साथ वाले को कहेंगे देखो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत दृश्य के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, स्त्री के बारे में, किसी के भी बारे में, तो वह एकदम से चीख पड़ती है। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग बीच में पड़ता है।
गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायूंग। छोटी सी बस्ती है, बहुत शांति है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। कोई दौड़ धूप वहाँ नहीं दिखती है, बहुत व्यस्त जीवन से नहीं, हलचल भाग दौड़ ऐसा कुछ नहीं दिखा। शांति प्रतीत हो रही है। उसी लायूंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर, तीर अर्थात किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। अब लकड़ी के घर वहाँ क्यों होते होंगे आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। लकड़ी जो है कुछ अलग होती है, सर्दी को अंदर आने से रोकती है, तो सर्दी से बचाव के लिए, पहाड़ों पर ठंड अधिक है तो लकड़ी के घर बने हुए हैं वहाँ पर। तो उस एक घर में वो रुकते हैं। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। ऊपर से गिर रहा झरना जो है तिस्ता नदी में जाकर मिल चुका था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, धीमी धीमी हवा, हल्की हल्की। पेड़ पौधे झूम रहे थे, यानी कि हवा चल रही है तो पेड़ पौधे झूमेंगे ही। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बादल आसमान में छाए थे जिसके कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे अर्थात पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। संध्या ढल रही थी तो सब अपने अपने घरों की ओर आ रहे थे। रात्रि का समय होने जा रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी। किससे तुलना कर रही है, किस चीज़ की? जो शांति का एहसास लेखिका को होता है, उस शांति के भाव की तुलना मंदिर की घंटियों से, कि अगर जब मंदिर की घंटियां हमें सुनाई देती हैं तो मन को जो सुकून मिलता है वैसा ही उसे वहाँ मिल रहा है। जैसे कोई नृत्य कर रहा हो बहुत अच्छा, जिसने सीखा हो, और उसके घुंघरुओं की जो ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है, वैसा ही सुखद एहसास उसे वहाँ हो रहा है। आंखें अनायास भर आई और ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। उसे कुछ ज्ञान होने लगा। जैसे कहते हैं बोधि, महात्मा बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध प्राप्त हुआ था। बोधिसत्व उन्हीं के लिए, बोध के लिए, उन्हीं से जुड़ा हुआ शब्द है कि उसे ज्ञान प्राप्त होने लगा। तो उसे भी कुछ नया सीखने को वहाँ मिल रहा है, उसी के बारे में कहती है। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है, कि शांति और सुकून का अनुभव केवल उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ अखंडित, यानी कि एक, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, संपूर्णता है। कि संपूर्णता में जहाँ सौंदर्य है वहीं ऐसा सुकून हमें प्राप्त हो सकता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। किस स्थान की बात है? यह लायूं की बात है, जो छोटी सी एक बस्ती उसे मिली है जहाँ वो रात को ठहरे हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अब वह आज की पीढ़ी पर व्यंग्य करती है कि हमारी आज की पीढ़ी ने क्या किया है, कि आज की पीढ़ी ने अक्षम्य, कभी क्षमा न किया जाने वाला अपराध किया है। क्या करके? कि प्रकृति की जो लय, ताल और गति उसे वहाँ दिखी है लायूं में, वहाँ मैदानों में हमने इसके साथ खिलवाड़ किया है। अपनी सुविधाओं के लिए, अपने लाभ के लिए हमने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है। तो वह सुकून और शांति जो उसे यहाँ लायूं में मिल रही है, वह मैं अपने मैदानों में, अपने शहर में, घर में उसे वहाँ उस जगह पर नहीं मिल पाई जो उसे यहाँ अनुभव हो रही है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। कि जो हिमालय की वो बात कर रही है, सिर्फ पहले उसने कहा था मेरा मन काव्यमय हो उठा, मानो कविता से युक्त हो गया, लेकिन वो कहती है वो दर्शन बन गया है कि हिमालय में कितने रहस्य छिपे हैं। दर्शन होता है फिलोसफी, एक नज़रिया, दृष्टिकोण देखने का, कि अब तो उसके लिए एक दर्शन हो गया है कि हिमालय में क्या रहस्य है, कितना कुछ है जिसे वह जानना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ 25 पर आ जाइए। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। कि बहुत अंधेरा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो पत्थरों पर पांव रखते रखते कि गिर ना जाए, डगमगाती हुई वह पत्थर जो वहाँ थे वहाँ जाकर नदी की धारा तक पहुँच जाती है और वहाँ बैठती है। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अंजुली अर्थात दोनों हाथों को जोड़कर हम जैसे सुबह के समय नदी में स्नान करते हैं तो अर्घ्य भी देते हैं हाथ में चल लेकर, उसे ही कहते हैं। तो भीतर अतीत धड़कने लगा। इससे क्या अभिप्राय है? इसी प्रसंग की ओर है कि हमारी संस्कृति की यह परंपरा रही है कि जब भी हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं या सुबह स्नान करते हैं तो हम सूर्य को जल देते हैं।
जैसे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लोटे से जल चढ़ाते हैं, वैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है दोनों हाथों में जल लेकर जब आप नदी स्नान करते हैं। तो यह घटना उसके मन में एकदम से याद आती है और ऐसी ये प्रक्रिया करते हुए जब अर्घ्य देते हैं सूर्य को, तो हम कोई प्रण भी ले लेते हैं, कोई वचन दे देते हैं कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। तो कहती है अतीत भीतर धड़कने लगा, कि मन में उसे अतीत की बात याद आई, स्मृति में कौंधा, उसे याद आया हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। घर में जब पूजा पाठ होता है, कभी आपने ध्यान किया हो कि जैसे पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा होती है, उस दिन हाथ में जो पंडित जो होते हैं संकल्प करवाते हैं, पहले हाथ में जल देकर पूजा करवाने, घर के जो बड़े होते हैं उनसे। तो उसे याद आता है कि जब वह नदी की धारा में बैठी और उसने अपने हाथ में जल भरा, तो उसे याद है कि संकल्प किया जाता है। यह बात उसे याद आई, तो क्या संकल्प करूं? तो वो खुद से प्रश्न करती है कि मैंने भी अपनी अंजुलि में जल लिया है, तो मैं क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में थी नहीं, भीतर थी एक प्रार्थना, कि संकल्प लेने की स्थिति में नहीं थी। तो मन में जो प्रार्थना थी उसी को वह दोहराती है। प्रार्थना क्या? एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। क्या? भीतर का सारा हलाहल, हलाहल होता है जहर, यानी कि सारी बुराइयाँ, दुर्गुण, अवगुण, बुरे विचार, तो भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं, कि जो मेरे मन में कभी भी कोई दुर्विचार आते हैं, कोई अवगुण है, वो सब बह जाएं इस नदी की धारा में। सब यह नदी का जो जल है अपने साथ बहा ले जाए और अंदर केवल शुद्धता हो जाए, सारी मलिनता नष्ट हो जाए। वही यह प्रार्थना करती है इसी बहती जलधारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अंधेरा हो गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से घर की तुलना खिलौने से की गई कि बहुत छोटा आकार का घर है। छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। आदिम रात्रि, जब कभी आदमी की जीवन की शुरुआत हुई होगी, उस समय जब परियों की कहानियाँ सुनी जाती थी, वह कल्पना में उसके आ जाता है। तो उसमें जो उसे लगता है कि उस समय जैसा होता होगा, वैसा ही नृत्य का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो गया, गाने का और नाचने का, और रात बेहद खूबसूरत हो उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण होता है, ऐसी बीमारी जो छूने से फैल जाती है। तो वो कहते हैं कि जो मस्ती का जो माहौल बना वहाँ पर, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, ऐसे ही सभी जो साथी थे, संगी साथी, नाचने और गाने में मस्त होने लगे। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, कुमारियाँ जो कम उम्र की लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन्हें भी मालूम मात दे दी, उन्हें भी नृत्य में हरा दिया। वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया उसने कि हम सब अवाक उसे देखते ही रह गए, हैरान हो गए कि इस उम्र में भी इतना बढ़िया नृत्य कैसे किया जा सकता है। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। उसके आनंद की अनुभूति ये लेखिका कहती है हम कर सकते थे कि कितने प्रसन्नता से वह नृत्य कर रही है। कहाँ से आता था इतना आनंद, कि इस उम्र में भी इतना आनंद वह अपने भीतर कैसे बनाए रखती है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।